अब हम देखते हैं प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा जो था वो कितना था, 55%, है ना। कल हमने इससे पहले देखा था कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसके अंदर रक्त देखा था। रक्त के दो भाग थे, एक प्लाज्मा वाला और दूसरा जो संगठित पदार्थ थे या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, है ना। अब हमने देखा था कि जो प्लाज्मा था उसके अंदर 90 से 92% जो था वो पानी था, वाटर था, है ना। अब उसके बाद जो बचा कुचा 6 से 7-8% जो था वो क्या था, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन पदार्थ थे। उसके बाद फिर हम आए थे कि प्रोटीन पदार्थ में 3 थे, कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, है ना, ये तीनों थे। उसके बाद फिर हम आए अब संगठित पदार्थ में, है ना। संगठित पदार्थ में 3 चीजें देखी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी को बोला था हमने इरिथ्रोसाइट, है ना, लाल रक्त कणिका, है ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को बोला था श्वेत रक्त कणिका या फिर इनको बोलता है ल्यूकोसाइट, है ना। तो ये ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट, ये साइट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोशिका जो उनको बनाती हो, जिससे लाल रक्त कणिकाओं को जो बनाती है वो होती है इरिथ्रोसाइट, है ना। और उसके बनने की जो प्रक्रिया हो जाएगी इरिथ्रोपोइसिस, है ना। जैसे हमने देखा था कि हमारे रक्त बनने की जो प्रक्रिया थी, रक्त के लिए शब्द यूज किया था हीम, और उसकी जो अध्ययन था हिमेटोलॉजी, और उसके बनने की प्रक्रिया को बोला था हीमोपोइसिस, है ना। हीमोपोइसिस कहां पर हो रही थी, हमारी रेड बोन मेरो में, है ना। रेड बोन मेरो कहां पर था, तो हमारी जो लंबी हड्डियां है लॉन्ग बोन से, है ना, उनके इपीफाइसिस वाले एरिया पे, ठीक है। आया समझ में, ये इससे पहले का। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। अब क्या बोला है कि यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा, हल्का होता है, पीला कलर में होता है, और क्या होता है, हल्का सा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है ना। तरल है तभी तो हमारी जो रक्त वाहिनी है ना, जो रक्त नलिकाएं है उनके अंदर प्रवाह होगा ना। ठोस तो होगा नहीं, अगर ठोस हुआ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, रुकावट आएगी, है ना, बंद हो जाएगी नली, उससे कहीं ना कहीं अपन को बीमारी, है ना। तो वही प्रॉब्लम है ना। तो कैसा होता है, तरल होता है, और क्या करता है कि हमने जो भोजन के अंदर पोषक तत्व ग्रहण करे हैं उनके परिवहन में सहायता करता है ना। अब हम देखते हैं कि क्या बोला है कि जो रक्त का आयतन का लगभग कितना 55% भाग होता है ना। अब देखते हैं कि प्रद्रव्य में, है ना, तो ये जो प्लाज्मा उसको बोलते हैं प्रद्रव्य, है ना। तो प्रद्रव्य में लग क्या क्या चीजें होती है, 90 से 92% तो मैंने अभी बताया पानी होता है। उसके बाद बचा कुचा जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, कितने, 6 से 8%, है ना। अब क्या होता है कि ये डाटा जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि क्या होगा कि जब आप नीट के एग्जाम दोगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है ना। वहां 90 से 92 दिया है तो वही लगाना है, 90 से 93 वाला ऑप्शन भी दिया होगा, है ना। बट आप बोलो कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले तो ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा किया तो। इसके लिए क्या करो कि मैक्सिमम तरीके से जो डाटा दिया है ओरिजिनली आपके एनसीईआरटी में वही डाटा याद रखो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन पदार्थ जो हमारे प्लाज्मा के अंदर थे कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, है ना, तीनों। उसमें से अपन पहला वाला देखते हैं फाइब्रिनोजन। तो ये जो फाइब्रिनोजन होता है ना, इसका क्या कार्य होता है कि ये जो है यह एक आवश्यक रक्त का थक्का बनाने या फिर संगंधन में सहायता करता है ना। मतलब ये कि मान लो आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, वो कार्य करते टाइम, है ना, करते समय आपके हाथ पर, है ना, मान लो कील ठोक रहे हो दीवार में, है ना, तो आपका ध्यान कहीं और था और आपने मार ली अपनी उंगली के ऊपर, है ना, उंगली के ऊपर मारी हथौड़ी की, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको हाथ में से आपकी जो फिंगर थी, है ना, आपकी जो उंगली थी उसमें से क्या होने लग गया, आप ब्लीडिंग आने लग गई, है ना, खून आने लग गया, है ना, रक्त आने लग गया, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये चीज सबके साथ हुई होगी कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जो ब्लड वहां से बाहर आ रहा था जहां पर आपको लगी थी, जहां पर इंजरी हुई थी, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना, होता है ना। अरे इंसान ही हो ना, इंसानों के साथ होता है,
ठीक है, जानवरों के साथ भी होता है, ठीक है, वही चीज है। अब क्या है कि कुछ टाइम बाद जो बंद हो रहा है ना, उसको जो करने का कार्य होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का, है ना। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे रक्त के अंदर 13 होते हैं, कितने, 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना टोटल। उसमें से सबसे पहला वाला जो होता है ना, 13 में से एक पूरी चेन चलती है ना, 1 बाय 1 उन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का यूज करके ब्लड क्लोट होता है ना। मतलब जो रक्त का थक्का बन रहा है, उन सारे 13 जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो खुद एक एक करके कार्य करते हैं और 1 बाय 1 करते हैं। तो उसमें से सबसे जो पहला वाला है वही है हमारा क्या, फाइब्रिनोजन, है ना। तो फाइब्रिनोजन जो है वो फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना। अब ये फाइब्रिनोजन जो है कैसे कार्य करता है ना। तो अब देखो कि ये फाइब्रिनोजन है, ये आपके कहां पर है, ब्लड के अंदर, है ना, आपके रक्त के अंदर है ना। ये फाइब्रिनोजन कहां है, रक्त के अंदर, है ना। अब वो जो रक्त है ना, जहां से आपकी इंजरी हुई है वहां से तो ब्लड बाहर आ रहा है ना, लगी हुई है आपको तो ब्लड तो बाहर आ गई, है ना। कुछ टाइम बाद, है ना, क्या होता है कि ये फाइब्रिनोजन जो रहता है उन 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की हेल्प से, है ना, काई में कन्वर्ट हो जाता है इस फाइब्रिन में, है ना। फाइब्रिन मतलब एक फाइबर्स होते हैं, है ना, फाइबर्स, जैसे आपने ऑब्जर्व किया जैसे रस्सी बनाते हैं ना, और रस्सी ऐसा तो है नहीं कि एक ही उसकी बनी हुई रहती, बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। जैसे आपके क्लॉथ्स हो गए, आपके जो कपड़े हैं, है ना, वो भी क्या है, बहुत सारे छोटे 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 फाइबर से मिलके बने हुए। तो वही है कि ये फाइब्रिनोजन जो होता है इस फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है उन 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की हेल्प से, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड आपका लॉस हो रहा था उस इंजरी वाली जगह से जहां पर आपको लगी थी, वहां पे क्या हो जाता है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना। क्लॉट हो गया, आपने ऑब्जर्व किया था कि कहीं ना कहीं उसका कलर जो है हल्का सा येलो येलो दिखता है, ऑब्जर्व करना, है ना। हल्का सा क्या होता है, लाइट येलो कलर होता है ना। उसी को बोलते हैं कोएगुलेशन, है ना, कोएगुलेशन या फिर संकंदन, ठीक है। अब जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जैसा पहला वाला होता है आपका फाइब्रिनोजन, फिर दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, है ना, फिर तीसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर चौथा होता है कैल्शियम। आपका जो कैल्शियम है ना उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। उसके बाद आपका पांचवा वाला होता है स्टोर्ड फैक्टर, सॉरी लेबाइल फैक्टर, है ना। फिर सिक्स्थ वाला होता है आपका स्टेबल फैक्टर, सेवंथ वाला होता है आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, है ना, कौन सा वाला, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर आपका एट्थ वाला होता है क्रिसमस फैक्टर, फिर नाइन्थ वाला होता है आपका स्ट्रोट फैक्टर, है ना। फिर 10th वाला होता है आपका कौन सा था, प्लाज्मा थ्रोम्बिन एंटीसीडेंट, कौन सा वाला, प्लाज्मा थ्रोम्बिन एंटीसीडेंट। उसके बाद आपका 11th वाला होता है हैकमैन्स फैक्टर, फिर 12th वाला होता है कौन सा आपका, लास्ट वन होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसे आपके टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका कार्य क्या होता है, वो ब्लड को क्लॉट करते हैं, है ना। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो आपको ब्लड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, जहां पर लगी है, मान लो आपको आज लगी है और 2-3 दिन तक रोज वहां से ब्लीडिंग हो रही है ना, तो आपको एक बीमारी है, कौन सी वाली, हीमोफीलिया, है ना, क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। अब ये जो हीमोफीलिया है ना, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये होता है जेनेटिक, है ना। जब आप 12th में आओगे तो जेनेटिक्स पढ़ोगे, है ना, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगर जॉन मेंडल, है ना, मेंडल के बारे में पढ़ोगे। अब क्या होता है कि जेनेटिक्स का मतलब ये कि यार जीन के लेवल पर अगर कोई चीज चेंज हो जाए, है ना, अरे आपका डीएनए होता है ना, और डीएनए के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और उनके अंदर होते हैं क्रोमोसोम, है ना, और क्रोमोसोम के क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, है ना, ऐसे कुछ होते हैं आपके क्रोमोसोम, ऐसे, है ना, और यहाँ पे ऐसे डीएनए के थ्रेड होते हैं, और इनके ऊपर हमारे जीन होते हैं, क्या होते हैं, जीन। अरे ये जीन क्या होते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हम हमारे मम्मी पापा के टिक टू कॉपी नहीं है, बट वो भी इंसान है और हम भी इंसान है ना। तो वो जो क्वालिटी आई है ना, वो किसकी वजह से आई है, इन जीन्स की वजह से। अब क्या होता है कि जब इन जीन के लेवल पर अगर कोई चीज चेंज हो जाए,
है ना, नाइट्रोजनस बेस पेयर या फिर वहां पर कोई बेस पेयर की वजह से कोई एक चेंज आ जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए, है ना। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज आ जाना, कहां पर, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, है ना। उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, ये होती एक्स लिंक्ड बोलते हैं इसको, है ना। एक्स क्रोमोसोम जो होता है उससे लिंक्ड एक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है ना। जरूरी नहीं कि सबके अंदर आएगा, मतलब आपके मम्मी पापा को नहीं है बट हो सकता है आपको हो, या फिर आपको नहीं है तो हो सकता है आपके बच्चों को हो, है ना। अरे मतलब जब होंगे तब, है ना, तो वो चीज है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रक्त संकंदन या फिर ब्लड क्लॉटिंग, है ना। इससे पहले हमने देखा था कि ये जो फाइब्रिनोजन जो था वो हमारा फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर था, जो कि फाइब्रिनोजन कहां पे परिवर्तित हो रहा था, फाइब्रिन में, है ना। तो अब हम देखते हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म मतलब कि यार क्या संकला है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अब यार ये चीज मैंने पूरा ब्रीफली नहीं देखा है ना, मैंने पूरा ब्रीफली नहीं बनाया, मतलब हर एक चीज को के पूरे 13 के 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का अपन ने यूज किया और फिर उसको बनाया, है ना। यहां पर हमने वो चीज एक्सप्लेन करी है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है ना। क्योंकि क्या है कि अगर मैं पूरे 13 के 13 अगर यहां बना भी दूंगा तो आप क्या करोगे, 3 से 4 तक तो सही तक पहुंचोगे, उसके बाद फिर कंफ्यूजन आने लग जाएगा, है ना, कि यार ये कहां से आया, ये कैसे हुआ, है ना। तो वो चीज नहीं हो, इसके लिए क्या है कि आपको एक शॉर्ट में याद हो जाए कि होता क्या है और किस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में भी इतना ही सफिशिएंट दिया हुआ है। वही चीज क्या बोला है कि किसी चोट या घाव पर कुछ समय बाद, है ना, मतलब आपको कोई चोट लगी है या फिर कोई घाव हो, उसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद एक गहरे लाल रंग, है ना, कौन सा वाला, गहरा लाल रंग का जो एक झाग अवश्य आ जाता है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज, क्योंकि क्या होगा कि यार अभी तक आप अगर 11th में हो, है ना, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतनी तो एज है कि कहीं ना कहीं लगी होगी, है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि आपको मतलब फूल की जो पंखड़ी रहती है ना वैसे पाला होगा आपके मम्मी पापा ने, है ना। हो भी सकता है नहीं भी लगी हो तो अच्छी बात है, बट अगर लगी हो तो एक चीज को आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है कि जहां पर आपको चोट या घाव लगी है वहां पर हल्के लाल रंग या फिर कोई भूरे रंग का क्या आ जाता है, एक झाग आ जाता है ना। उसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रक्त का थक्का या फिर रक्त का संकंदन कहा जाता है, ठीक है, वही कहलाता है। अब क्या होता है कि सबसे पहले एक चीज देखते हैं, क्या है प्रोथ्रोम्बिन, क्या बोला, सॉरी प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या बोला है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। अब यहां पर ये जो चेन है ना 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, वो कैसे चलती है, वो दो तरीके से चलती है। एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय, मतलब एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव, है ना, सक्रिय और निष्क्रिय। क्या होता है कि ये जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, एक दूसरे को सक्रिय निष्क्रिय सक्रिय निष्क्रिय करने की जो एक कंटिन्यूअस एक चेन है, क्या बोलते हैं कि यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक अनेक एंजाइम्स की प्रतिक्रिया की जो श्रृंखला होती है ना, उस श्रृंखला को ही बोला जाता है क्या, सोपानी प्रक्रम, है ना। सोपानी प्रक्रम या कैस्केड रिएक्शन, क्या बोलते हैं, सोपानी प्रक्रम या कैस्केड। कैस्केड मतलब 1 बाय 1, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो वो जो ऑर्डर है ना, यहां पर भी ऐसे होता है, एक के बाद एक एक एंजाइम, जैसे अभी क्या हुआ इसमें देखें कि एक के बाद एक कैसे हो रहा है ना, उसी को बनता है, क्या बनाता है, हमारा फाइब्रिन, ठीक है। अब देखते हैं क्या था हमारा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो अगर किसी वर्ड के आगे प्रो आ जाए, है ना, तो यूं मत समझना कि वो प्रो हो गया, ऐसा पबजी वाला नहीं है ना। प्रो का मतलब ये होता है कि वो जो है ना वो निष्क्रिय है ना, मतलब वो इनएक्टिव है, कार्य नहीं कर सकता है। तो अब क्या है कि यार अगर वो कार्य कर नहीं सकता है तो उसको सक्रिय किया जाए, है ना, अरे तभी तो उसका यूज होगा हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, कहां से आता है ये देखो,
थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, मैंने बताया था कि थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है जो प्लेटलेट्स को बनाती है ना, जो कोशिका, उनको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट, है ना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया है हमारा? प्लेटलेट से, है ना। बट कौन सा वाला है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब निसक्रिय है। क्या होता है कि ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कैल्शियम प्लस प्लस, है ना। अब मैंने बताया था कि कैल्शियम प्लस प्लस भी हमारा 4th नंबर वाला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जो कि क्या करेगा, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट कर देगा। काई में? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। कहां से आया था? प्लेटलेट से। क्या था? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम प्लस प्लस, है ना। काई में बदल देगा उसको प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में, है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब क्या होता है, फिर आता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, है ना। देखा था आपने, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। ये तीनों आपके ऑर्डर वाइज क्या थे? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन था ये किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेस, है ना। ये प्लेटलेट्स जो होती है ना, एक एंजाइम का स्त्रावण करती है। कौन सा वाला? थ्रोम्बोकाइनेस, है ना। यहां जो बात करी है ना एंजाइम का समूह, है ना, तो यही वाले एंजाइम है वो थ्रोम्बोकाइनेस, है ना। इन बहुत सारे एंजाइम का एक समूह होता है ना। देखो यहाँ पे कैल्शियम ने एक एंजाइम जैसा काम किया तो क्या बन गया आपका? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बोप्लास्टिन, यही वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन, यही वाला कैल्शियम, है ना। देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बाद काम आ रहे हैं, है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम प्लस प्लस और थ्रोम्बोकाइनेस की उपस्थिति में क्या बन गया आपका? थ्रोम्बिन, है ना, बना थ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये इस फाइब्रिनोजन को काय में परिवर्तित करता है? फाइब्रिन में, है ना। काय में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। किसकी उपस्थिति में? तो थ्रोम्बिन की। अब ये थ्रोम्बिन कहां से आया? तो भाई हमने थोड़ी देर पहले ही अभी थ्रोम्बिन बनाया ना, देखो एक के बाद एक हो रहा है ना। कैसे? यहां से ये बना तो इसकी उपस्थिति में यहां से ये बन गया, अब इसकी उपस्थिति में यहां से ये बन गया। तो 1 बाय 1, एक के बाद एक, है ना, एंजाइम समूह के साथ जो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसके बाद जाके बनता है हमारा फाइब्रिन, है ना। यही वो फाइब्रिन है जो क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कराता है, रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये तो एक अकेला फाइब्रिन है ना, तो एक अकेला फाइब्रिन तो कार्य करेगा नहीं। जब बहुत सारे फाइब्रिन मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं फाइब्रिन पॉलीमर। पोली मतलब बहुत सारे, और मर्स मतलब जुड़ जाते हैं, बहुत सारे जब फाइब्रिन जुड़ जाते हैं तब बनता है आपका फाइब्रिन पॉलीमर, है ना। और यही फाइब्रिन पॉलीमर जो होता है वो ब्लड को क्या कर देता है? क्लॉट कर देता है, रक्त का थक्का जमा देता है। अब यार रक्त के अंदर तो तीनों चीजें हैं, WBC भी है, RBC भी है और आपके प्लेटलेट्स भी है ना। तो तीनों चीजों का क्या करेंगे? ब्लड क्लॉट करेंगे, ठीक है। कौन करेगा? तो आपका फाइब्रिन। आया समझ में, है ना, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। उन प्लाज्मा प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन पदार्थ थे हमारे प्लाज्मा के अंदर, है ना, उसमें से पहला वाला अपन देख चुके थे फाइब्रिनोजन, है ना, जो कि क्या कर रहा था कि हमारे ब्लड के अंदर हमारा रक्त का थक्का जमाने का कार्य कर रहा था, है ना। जब हमको किसी चीज की लग जाती है, उसकी वजह से खून निकलता है, रक्त बाहर आता है ना, तो उस चीज को कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है ना, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, है ना, संकंदन, है ना। तो वही चीज को जो कौन करवाता है वो होता है फाइब्रिनोजन, है ना। हमने देखा था कि हमारे रक्त के अंदर 13 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, 13 प्रकार के ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, है ना। अब हम अगला वाला प्रोटीन देखते हैं, ग्लोब्यूलिन, है ना। तो ये जो ग्लोब्यूलिन होता है ना, इसका एक मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। मतलब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करती है। इम्यूनिटी पढ़ा होगा ना, अरे अभी एडवर्टाइजमेंट देखते होगे ना टीवी में, कोविड-19, है ना, कि इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना अच्छे से आप कोरोना वायरस से फाइट कर सकते हो, है ना। तो वो सारी चीजें जो बताते हैं इम्यूनिटी प्रोटेक्शन, तो वही है प्रतिरक्षा। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? वो करता है हमारा ग्लोब्यूलिन। ये जो ग्लोब्यूलिन होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन। अब यार ये जो पहले वाले दो होते हैं ना, अल्फा और बीटा, ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों तो एक साथ कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो, है ना।
तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर आयरन का, है ना, लिपिड्स का, है ना, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, फैट सोल्यूबल दो टाइप के होते हैं विटामिन, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, है ना। उसमें से भी कौन से वाले फैट सोल्यूबल विटामिन को क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने भोजन ग्रहण किया तो ये सारी चीजें आपके भोजन के अंदर थी, है ना, वहां से उसका अवशोषण हुआ, है ना, अरे कहां पर होगा, आपकी सबम्यूकोसा के अंदर। अब उस सबम्यूकोसा से मान लो आपके किसी शरीर के को जरूरत है ना, उन प्रोटीन्स की, तो उसको ले जाने का कार्य कौन करता है, उसके परिवहन का कार्य कौन करता है कोशिकाओं तक, तो वो करते हैं अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, है ना। ठीक है, यहां पर वही चीज बताई है। अब अगर देखते हैं अपन, इसके अलावा भी एक कार्य होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं। अब यार ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे रिलेशन आ गया, कैसे बनाए रखते हैं, तो आता है कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें एक चीज देखोगे कि क्या होता है कि एक बीकर होता है ऐसा, है ना, एक ऐसा बीकर होता है, उसमें बीच में एक मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसी, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, एक सोल्यूट है कोई और यहां पे कोई सॉल्वेंट है ना, तो क्या होता है कि किसी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी पदार्थ का आदान प्रदान, उसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, कहां पे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कोई भी पदार्थ का आदान प्रदान होता है उसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया होती है तब अंदर से जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन सोल्यूट और सॉल्वेंट के, वो कोई मिनिमम प्रेशर, है ना, कम से कम एक दाब जो लगाते हैं उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं गामा ग्लोबुलिन पे, है ना। गामा ग्लोबुलिन क्या होता है, इसी को बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडीज, है ना। अरे मान लो अगर कोई बैक्टीरिया आपके शरीर के ऊपर आया, है ना, या फिर आपके शरीर के अंदर इंटर कर गया, है ना, तो उसके अगेंस्ट, है ना, जो फाइट करने के लिए जो चीजें बनती है ना, उसी को बोलते हैं एंटीबॉडीज, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है ना। जैसे मान लो आपको मॉस्किटो ने बाइट कर ली, है ना, मच्छर ने काट लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो मच्छर के अंदर होता है, वहां से अब आ गया वो आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर में भी कहां पर, आपकी आरबीसी के पास, है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है, आपको चिल्ड, है ना, एकदम ऐसी थरथराने वाली ठंड लगती है, फिर भी एकदम खतरनाक वाला फीवर आता है ना। तो वो जो हुआ वो पैथोजन की वजह से होता है ना, वो अंदर गया। अब उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या होती, हॉट होने लग जाती, गर्म होने लग जाती, है ना, ताकि जो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर गया है उसको वो मार सके, है ना। तो उसके अगेंस्ट जो बनता है वो एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन, ऐसे पढ़ोगे आप, आईजी, इसी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। ऐसी आईजी है ना, जो 4 टाइप की होती है, एक जी टाइप की होती है, ए टाइप की होती है, ई टाइप की होती है, एम टाइप की होती है, ये सब आप 12th में पढ़ोगे एक चैप्टर में, है ना। तो वही चीज है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब कि किसी रोग से लड़ने की जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ाने का कार्य करता है कौन, गामा ग्लोबुलिन। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं यहां पे कि गामा ग्लोबुलिन का जो अवशोषण होता है ना, वो कहां पर होता है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, है ना। क्योंकि मैंने जब अभी आपको पाचन और अवशोषण पढ़ाया था उसमें ये चीज बहुत अच्छे से फोकस करके बताई थी कि सारे के सारे जो प्रोटीन्स है उन सबका अवशोषण हमारे यकृत के अंदर संश्लेषण होता है ना, बाकी एक को छोड़ के, किसको, गामा ग्लोबुलिन को, ये मैंने बताया था। अब बताओ आप कमेंट करके कि कहां पे होता है। अब ये जो गामा ग्लोबुलिन होता है इसको बनाने का कार्य प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल होती है,
जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, है ना। और उसी ल्यूकोसाइट को बोला जाता है प्लाज्मा कोशिका। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल या फिर प्लाज्मा कोशिका, है ना। एक और चीज कि जो ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षक, है ना, शरीर के प्रतिरक्षित तंत्र के लिए किया जाता है। ये अपन ने स्टार्ट में देख लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन पदार्थ है जो प्लाज्मा के अंदर थे, उसमें से लास्ट एल्ब्यूमिन, है ना। अब ये जो एल्ब्यूमिन होता है ना, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण योग, जैसे ग्लोब्यूलिन था उसका प्रतिरक्षण तंत्र के अंदर था, यहां पर इसका पूरा रोल जो होता है ना, वो होता है इस ऑस्मोटिक प्रेशर में, या फिर इसका उपयोग परासरणी, है ना, परासरणीय संतुलन। परासरणीय संतुलन मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, किसका, ब्लड का, उसको बनाए रखने में, उसको रेगुलर बराबर रखने का जो कार्य होता है ना, वो इस एल्ब्यूमिन का होता है। अपन देखेंगे कि कैसे कार्य करता है। ग्लोब्यूलिन भी कर रहा था, बट सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कौन करता है, तो वो करता है हमारा एल्ब्यूमिन। क्या काम करता है, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, हमारे रक्त का जो परासरणीय संतुलन है, उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो हमारा एल्ब्यूमिन, है ना। अब इसको देखते हैं, क्या बोला, सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब अगर जो 3 प्लाज्मा प्रोटीन है ना, जो 3 हमारे प्रोटीन पदार्थ है, उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई पाया जाता है तो कौन सा है, हमारा एल्ब्यूमिन, है ना। अब क्या होता है, इस एल्ब्यूमिन का कार्य होता है कि ये फैटी एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, है ना, स्टेरॉइड हार्मोन हम जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे ना, आंतरिक वाला जिसके अंदर हार्मोन्स और एंजाइम, तो उस टाइम अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, है ना। स्टेरॉइड का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, है ना। तो वही चीज है। अब क्या होता है, फैटी एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करता है, ये परिवहन करता है ना। अगर हमारे रक्त के अंदर है तो रक्त का तो कार्य यही है, परिवहन करना चीजों का, है ना। तो वहां पर भी ये किसका परिवहन करता है, हमारे फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स का। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, है ना, हमारे रक्त का जो परिसंचरणीय संतुलन है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में जल को रोकने के रखता है ना। मतलब ये है कि आपकी ये रक्त वाहिनी है ना, इसके अंदर इस पानी को पकड़ के रखना का कार्य किसका होता है, इस ग्लोब्यूलिन का, है ना। अब यार इसके अंदर वो पानी कहां से आया, एक तो वो जब आपने उस पानी को पिया, है ना, जब आप पानी पीते हो तो उसका अवशोषण होता है और उसके बाद वो कहां जाता है, हमारे रक्त के अंदर। दूसरा कहां से, तथा उत्तकों से जल को बाहर निकाल लेता है। क्या करता है, ये जैसे उत्तक है, ये जो है ना, ये हमारे टिश्यू है ना, उत्तक है, इनके अंदर से पानी को बाहर निकालकर कहां पर ले जाता है, हमारी रक्त वाहिनी के अंदर, है ना। अब देखो, अगर एक यहां पर पानी रहेगा तो कहीं ना कहीं रक्त के अंदर पानी है। अगर रक्त के अंदर पानी है तो रक्त का जो आयतन है वो कैसा हो जाएगा, ये जो ब्लड वॉल्यूम है, जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब मान लो रक्त का आयतन बढ़ गया, है ना। अगर आयतन बढ़ेगा तो रक्त का जो ब्लड का प्रेशर है वो भी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि भाई जगह तो इतनी सी है और इतनी जगह में तुम और ज्यादा दोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। आपने घर पे मोटर यूज करते होंगे, पानी की मोटर, पानी भरने के लिए, है ना। तो जैसे आपकी ये पानी की नली है, इसके अंदर से प्रेशर से पानी बाहर आता है ना। तो जब आप यहाँ पर आपका थंब लगा देते हो, उंगली लगा देते हो, तो देखा होगा उसका जो प्रेशर रहता है ना वो बढ़ जाता है ना। कैसे, क्या हुआ कि यहाँ पर इतना एरिया था पहले, अब उस एरिया को आपने हाफ कर दिया है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया है, एरिया कम हो गया और प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहां पर भी वही चीज है, अरे भाई एरिया तो पहले से इतना ही था, आपने और ज्यादा पानी दे दिया, है ना, तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर बढ़े नहीं, उसको बराबर रखने का कार्य जो होता है ना, वो किसका होता है, एल्ब्यूमिन का। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। तो क्या करता है,
ब्लड वॉल्यूम या आयतन या फिर ब्लड प्रेशर को बराबर रखता है ना। सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है ये इसका कि हमारे ब्लड का जो प्रेशर और हमारे ब्लड का जो आयतन उसको बराबर रखने का कार्य कौन करता है, तो एल्ब्यूमिन। ठीक है।